हाय गाइस, आई एम एडवोकेट काव्या जवर और आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही चर्चित केस है जिसमें सूरत कोर्ट ने रिसेंटली सम पीपल्स फेवरेट राहुल गांधी को कन्विक्ट किया है 2 years के लिए फॉर अंडर मेजरली अंडर द सेक्शन ऑफ डेफेमेशन। ठीक है, सो व्हाट हैज हैपेंड वाज ड्यूरिंग अ रैली व्हेन इलेक्शंस वेर टू कम इन गुजरात, so Rahul Gandhi made a statement that made 2-3 statements, one of which was हर चोर के नाम के पीछे मोदी क्यों होता है, जैसे नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और नरेंद्र मोदी। सो ही अक्यूज द पीएम ऑफ बीइंग चोर। ही इवन स्टेटेड that the PM has unjustly enriched him in the Rafale deal of about some thousands and crores, and he made various sort of allegations against the present Prime Minister Honorable Shri Narendra Modi. So a man in Gujarat with the surname Modi filed a case against him under sections of 499 and 500, that is defamation. He publicly made some statements which were meant to degrade, humiliate and hurt the person's having surname Modi, because he made a very general statement कि हर चोर के नाम के पीछे मोदी सरनेम ही क्यों होता है। So this led this man to file a case against Mr. Rahul Gandhi. So 2 दिन पहले इसका जजमेंट आया है which has been convicted. In the judgment, the court has very at length, this is a 150-page judgment wherein the court has at length examined various allegations that were leveled against Rahul Gandhi and has come to the conclusion that yes, he is guilty of defaming the Prime Minister in public and defaming all the persons who have the surname Modi in common. So he is convicted for that and has been given 2 years imprisonment, simple imprisonment to undergo, which is a sentence under section 499 and 500 of the IPC. Now what has happened is very interesting. ठीक है, so because अगर किसी MP या MLA को convict किया जाता है तो there is a whole set of another act, that is Representation of People Act 1951 which comes into play. नाउ इस केस के बेसिस पे लिली थॉमस का एक जजमेंट है ऑफ 2013 दैट हैज आल्सो कम इनटू लाइट येट अगेन. सो व्हाट हैज हैपेंड वाज लिली थॉमस वाज अ लॉयर एंड शी फाइल्ड अ PIL इन द सुप्रीम कोर्ट स्टेटिंग सेक्शन 84 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसे अल्ट्रा वायरस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कीजिए. वो सेक्शन ही गलत है, दैट पार्लियामेंट डू नॉट हैव द पावर टू एनेक्ट सच अ सेक्शन. ना वो सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन 84 जो है RP एक्ट का, वो ये बोलता है कि अगर कोई सिटिंग MP या MLA को कन्विक्ट किया जाता है तो उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 3 महीने तक नहीं होगा, या फिर अगर उस दौरान वो 3 months के पीरियड के अंदर अगर वो अपील फाइल कर देता है कोई हायर कोर्ट में, तो जब तक उस कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा. बिकॉज अंडर RP एक्ट सेक्शन 8 हैज मेंशन वेरियस सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस के क्या करेगा अगर एक नेता, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. ठीक है, तो 8.1, 8.2 एंड 8.3 मेंशन सम सिचुएशन, जैसे प्रमोटिंग एनिमिटी हुआ या फिर डिफेमिंग समवन हुआ या फिर कोई सेंटेंस जो मोर देन 6 months पनिशमेंट कैरी कर रहा हो. सो दे हैव मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली और उन्होंने वो एरिया ओपन भी रखा है अदर एक्ट्स के लिए, जब कोर्ट वो कंक्लूजन पे आता है कि हाँ ये एक्ट इज अ क्राइम एंड द पर्सन, द नेता और द MP और MLA विल बी कन्विक्टेड. ठीक है, सो इन केसेस में क्या होता है, अगर एक नेता, सिटिंग नेता अगर कन्विक्ट हो जाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली फॉलोज. He will be disqualified from that position, from contesting elections again or from holding the office for that matter. ठीक है, सो 8.4 सेक्शन में ये कहा गया था. तो लिली थॉमस ने कहा कि 8.4 जो सेक्शन है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 4, दैट इज अल्ट्रा वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और आप ब्लैंकेट पावर नहीं दे सकते हैं किसी सिटिंग MP और MLA को जस्ट बिकॉज ही इज सिटिंग टू होल्ड द ऑफिस टिल हिज अपील इज डिसाइडेड और एंड ही कैन नॉट बी डिस्क्वालिफाइड. तो इस केस में द सुप्रीम कोर्ट हैज गॉन इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स एंड दिस मैटर वाज आर्ग्यूड एट लेंथ. द सुप्रीम कोर्ट इवेंचुअली केम टू द कंक्लूजन दैट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ एनेक्ट करने का, विच वी ऑल नो. बट उन्होंने क्या कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट और डिफरेंशिएट बिटवीन 2 सेट्स ऑफ पर्सन्स. तो इस सेक्शन में क्या हुआ, उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई नेता MP या MLA इज बीइंग चोजन
कंटेस्ट कर रहा है और वो कन्विक्ट हो जाता है तो ही इज ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड. बट जस्ट बिकॉज ही इज सिटिंग, you are putting a bar on his automatic disqualification, which is not at all tolerable. Why to create two different sets of examples or two different sets of propositions कि just because वो sitting है उसे हम disqualify नहीं करेंगे. You have to treat people equally. अगर कोई MP या MLA या मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली किसी कारण से डिस्क्वालीफाई हो जाता है और इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करता है तो वो सेम कारण होना चाहिए उसको वो सीट के लिए डिस्क्वालीफाई करने का और प्रेजेंट सीट उसका वेकेंट डिक्लेयर करने का. तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अनइक्विवोकल टर्म्स में क्लियरली कह दिया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है. और जो सेक्शन 8(4) जिससे अनऑथोराइज्डली उन्होंने कुछ सिटिंग MP MLAs को प्रोटेक्शन दे दिया है या फिर देना चाहते हैं, विच इज रॉन्ग, एंड पार्लियामेंट का ये पावर नहीं है. सो सेक्शन 8(4) वॉज डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायर्स इन द जजमेंट ऑफ लिली थॉमस. दैट इज द 2013 जजमेंट. और that judgment still holds ground because that was not appealed and that is still the rule. So अगर आप किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट हो जाते हैं बाय एनी कोर्ट और तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो ऑटोमेटिकली इट फॉलोज. पर उस केस में एक क्लियरली ये चीज भी कही थी, जस्ट टू सेटल द प्रोपोजिशन ऑफ लॉ, कि ये जो लॉ उन्होंने डिक्लेयर किया है दैट 8(4) इज अल्ट्रा वायर्स, ये उस दिन के बाद ही इफेक्टिव होगा. दैट इज इट विल बी हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. क्यों? बिकॉज एज पर द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट क्राइम नहीं है जिस दिन वो किया गया हो तो उसे उस दिन क्राइम नहीं बना सकते हैं बाय पासिंग अ लॉ लेटर ऑन, विच मीन्स नो क्रिमिनल लॉ कैन बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. सो ये रूल फॉलो करते हुए कहा गया था कि अब तक जो हो गया है वो ठीक है, दैट वी विल नॉट टच, वो एरिया हम लोग टच नहीं करेंगे. पर आज के बाद जो सारे केसेस में MP MLA कन्विक्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली दे विल बी डिस्क्वालिफाइड. नाउ इफ वी रिलेट दिस टू द केस ऑफ राहुल गांधी, व्हाट हैज हैपेंड इज राहुल गांधी वाज कन्विक्टेड ऑन वन फाइन डे बाय अ सूरत कोर्ट. ही डिड नॉट गो इन अपील. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दो चीजों में. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दो कॉन्सेप्ट में बहुत डिफरेंस है. फर्स्ट, अगर आप नेता या MP या MLA हैं और आपको कन्विक्ट कर दिया गया है और डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इफ यू अपील टू द हायर कोर्ट दे मे ग्रांट स्टे ऑन कन्विक्शन or they may grant stay on disqualification. Now if they grant stay on disqualification, which means पहले convict होते हो आप, उसके बाद आपका disqualification होता है. तो अगर disqualification पे stay लगा दिया which means your conviction continues, पर आप disqualify नहीं होंगे जब तक the sentence is being decided और जब तक the matter is decided by the higher forum. But अगर on the contrary there has been a stay on conviction, which means the whole sentence will come into issue before the higher forum and you still continue, you can exercise subject to the conditions which have been obviously imposed by the higher court your powers as an MP and MLA. Now ये राहुल गांधी के केस में क्या हुआ है, he has been disqualified, he has been convicted, he has been disqualified subsequently by a circular of the ministry stating that because of so and so reasons he has been convicted and this follows automatically disqualification, and thereafter he has received a notice also to vacate his official premises which he occupied as obviously as the member of the parliament. So this has followed. Now till date, that is till 29th of March 2023, Rahul Gandhi has not come in appeal to any court with regards to either the stay of his on his conviction or the stay on his disqualification or the stay on his order to vacate his premises. Now let's see what happens, because the law with regards to disqualification under section 8(4) of Representation of People Act is very well settled by the case of Lily Thomas. So whether the present case of Rahul Gandhi would open a pander of litigations which will be assailing the legality, constitutionality of Lily Thomas to be heard by a larger bench, or what will be the consequences will follow, and I'll be updating you in upcoming videos if and when it comes. All right, thank you. Jai Hind.